सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। द नेम इज बिजनेस साइकिल्स। ये टॉपिक कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स काफी छोटा है, बट स्कोरिंग बाकी चैप्टर्स जितना ही है। मतलब कम मेहनत में अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाना है, ये चैप्टर उसका बेस्ट कैंडिडेट है। चलिए शुरू से शुरू करता हूं बातचीत। क्या पढ़ने वाले हैं अपने बिजनेस साइकिल्स में, क्या एग्जैक्टली है बिजनेस साइकिल्स, समझते हैं। एंड उसके बाद कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ऑल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी इकोनॉमी, ठीक है, आज आप लोग देखो 2020 2021 का जो समय आया था, उस समय जनरली, एक्सेप्शंस का बात नहीं करिएगा, पर जनरली सारे बिजनेसेस बढ़िया कर रहे थे कि खराब कर रहे थे। कोविड था 2020-21, राइट? तो जनरली बिजनेसेस खराब ही कर रहे थे। देयर वाज अ डाउनफॉल ओवरऑल। ओवरऑल में डाउनफॉल ही था जी। सर हम लोग मानता है ये बात, तो आप सही बोल रहे हैं। तो बच्चे, उसके बाद जब कोविड चला गया, 25 आया, 26 आया, तो अब कुछ बिजनेसेस वापस बेटर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो ये मैं कह रहा हूं, बिजनेस साइकिल यही है कि इकोनॉमी के अलग अलग समय आते जाएंगे, और इकोनॉमी के साथ साथ वैसा ही समय बिजनेस का भी आते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इकोनॉमी अपना ग्रोथ पाथ पर है, तो बिजनेसेस भी बढ़िया कर रहे होंगे ना। एडुकेशन मिल रहा होगा लोगों को, तो लोगों को जॉब्स मिल रहा होगा, बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे होंगे, एवरीथिंग विल बी गोइंग गुड। पर देन कोई ना कोई क्राइसिस आ ही सकता है जो फिर मार्केट को ले डूबे। इट कैन बी एनी वॉर। हाल फिलहाल में अपने बहुत सारा वॉर सुने हैं, देखे हैं। रशिया यूक्रेन हो गया आपका, फिर यहाँ पे इजराइल ईरान हो गया, अमेरिका ईरान हो गया। ये सब वॉर्स की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और मार्केट का नीचे गिरना आप लोग देखोगे, राइट? बिजनेस साइकिल यही है कि इकोनॉमी में और बिजनेसेस का कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा। इन्हीं साइकिल को हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं। खत्म। इतना ही है बिजनेस साइकिल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्यों होता है बिजनेस साइकिल, पता कैसे चलेगा कि एक बिजनेस साइकिल का कौन से फेज में हम लोग, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है एक बिजनेस साइकिल की। आइए सबसे पहले आइए सबसे पहले यहां पर जो है एक डेफिनेशन पढ़े बिजनेस साइकिल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिदमिक, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ये पढ़िए आप लोग लाइन, रिदमिक फ्लक्चुएशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। रिदमिक फ्लक्चुएशंस, रिदमिक मतलब लगातार कुछ समय के बाद, रिदमिक फ्लक्चुएशंस in aggregate economic activity that an economy experiences over a period of time are called business or trade cycle. अच्छे समय में, अच्छे समय में बिजनेसेस प्रॉफिट कर रहे होंगे, सेल्स बढ़ रहा होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा होगा अच्छे समय में। बुरे समय में ठीक उल्टा होता है। आइए पढ़ता हूं। अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड। गुड ट्रेड मतलब चीजें अच्छी चल रही हैं, सामान अच्छा बिक रहा है, तो अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस, चीजों का दाम बढ़ रहा होगा, एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, कम लोग, कम लोगों का जो है बेरोजगारी देखना पड़ेगा। ऑल्टरिंग विद पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेजेस। मैंने तो आपको यही एक तरीके का, व्हाट शुड आई से, एनालॉजी दिया था कि जैसे आपके लाइफ में होगा, बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत खराब समय आएगा। बिजनेस के लाइफ में भी यही होगा, कभी बहुत अच्छा समय आएगा, कभी बहुत बुरा समय आएगा। ये अच्छा समय बुरा समय का मिलावट को ही बोलते हैं बिजनेस साइकिल। अच्छे समय में नौकरियां होंगी लोगों के पास, प्रोडक्शन हो रहा होगा, इनकम बढ़ रहा होगा। बुरे समय में ठीक इसका विपरीत, यानी इसका उल्टा हो रहा होगा। यही तो है रिदमिक फ्लक्चुएशंस। अंडरस्टूड है क्लास? राइट सर, बातचीत समझ में आ रहा है।
इसके अलावा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो बाद में इंस्टीट्यूट ने डिटेल में लिखा है, इसलिए मैंने इसके अलावा और कुछ भी आपको रीड नहीं करवाया है. डोंट यू वरी अबाउट दैट. चलिए क्लास, लेट्स हैव अ डिस्कशन नाउ. ओके, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. स्टूडेंट्स, बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस या 4 पार्ट्स या 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं. ये 4 फेजेस या 4 स्टेजेस क्या है, आइए अपने पढ़ते हैं. दीज आर, नंबर 1, एक्सपेंशन. सबसे पहले आता है कौन सा फेज बताइए, एक्सपेंशन, यानी कि बूम और अपस्विंग. एक्सपेंशन फेज जिसको क्या बोलते हैं अपने, बोलिए, बूम या अपस्विंग. बूम या अपस्विंग. नेक्स्ट पीक या बूम या प्रोस्पेरिटी. ये बढ़िया इंटरेस्टिंग है. आप लोग कंफ्यूज हो गया होगा कि एक्सपेंशन में भी बूम लिखा है, पीक में भी बूम लिखा है. एक्चुअली पूछे तो आप एक्सपेंशन को बूम बोलिएगा, पीक को प्रोस्पेरिटी बोलिएगा, बूम मत बोलिएगा. बुक में लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना. कॉन्ट्रैक्शन को अपने डाउन स्विंग भी बोलते हैं या रिसेशन भी बोलते हैं. और जब ये, मतलब चारों का मतलब बताऊंगा, डोंट वरी. और ये रिसेशन जब एक्सट्रीम हो जाए तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ या डिप्रेशन. तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, ट्रफ या डिप्रेशन. हैविंग सेड दैट क्लास, अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड थिंग्स वन बाय वन. 4 फेजेस आए बिजनेस साइकिल के. सबसे पहला फेज क्या आया बताइए, एक्सपेंशन फेज. नेक्स्ट फेज आया पीक, फिर आया कॉन्ट्रैक्शन, फिर आया ट्रफ. अब समझते चलिए क्या चक्कर है ना. एक्सपेंशन फेज. स्टूडेंट्स, ये फेज है जहां इकोनॉमी अभी ग्रो करने लग रहा है, कर चुका है नहीं, ग्रो करने लग रहा है. आउटपुट बढ़ना शुरू हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुआ है, लोगों का इनकम इंप्रूव होना शुरू हुआ है. और इकोनॉमी अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर जब पहुंच जाए उसको बोलते हैं पीक. तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए, एक्सपेंशन में इकोनॉमी बढ़ा और पीक पे हम लोग अपने टॉप मोस्ट पर है. फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन, बैड टाइम्स. बैड टाइम्स, सेल्स कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का दर्जा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट्स बढ़ेगा. बैड टाइम्स, नीचे आ गए. और बैड टाइम्स में आते आते आप कहां हिट करोगे, बॉटम, जमीन पर हिट कर दोगे. उसको क्या बोलते हैं बोलिए, ट्रफ या डिप्रेशन. ट्रफ या डिप्रेशन, ट्रफ या डिप्रेशन बोलते हैं. सर समझ आ गया. एक एक फेज को अपने पढ़ेंगे, पर पहले देख लीजिए आप लोग जो मैं बताया. एक्सपेंशन फेज, इकोनॉमी इज राइजिंग, पीक, इकोनॉमी एट इट्स पीक, कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन, नीचे जा रहे हैं. और ट्रफ मतलब लोएस्ट फिगर, लोएस्ट बॉटम पे हिट कर दिया. आइए अब बातचीत शुरू करते हैं. लेट्स गो एवरीवन, इधर ध्यान दीजिए. एक्सपेंशन. स्टूडेंट्स, द एक्सपेंशन फेज is characterized by increase in national output. by increase in national output. national output का मतलब है जीडीपी बोल सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोल सकते हो. इंक्रीज, अच्छा चीज इंक्रीज होगा, खराब चीज कम होगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमने आपको यही तो पढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोगों का सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ेगा, स्टॉक प्राइसेस बढ़ेगा, बैंक क्रेडिट अवेलेबल होगा. दिस स्टेट कंटिन्यूज till there is full employment of resources and production is at its maximum possible level using the available resources. ये कब तक चलता है, जब तक प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव न कर ले. जब तक प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम को अचीव न कर ले. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो मतलब कि कोई नौकरी करना चाहता है पर उसके पास नौकरी नहीं है, ऐसा केसेस देखने को नहीं मिलेगा. अगर आपकी मर्जी है काम करने की तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई काम अवेलेबल होगा इकोनॉमी में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन विच स्टेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो. एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, एक्सपेंशन में लिखा हुआ, एक्सपेंशन में. एक्सपेंशन फेज आगे. एंड वॉट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, आइदर फ्रिक्शनल है या स्ट्रक्चरल है. सर ये नहीं समझे, मतलब ऐसा कौन सा इकोनॉमी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, मार्केट.
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू मार्केट। सर नहीं समझे ये क्या लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब है बच्चे, इसका मतलब है बच्चे कि इस इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बेरोजगारी अगर हुई, तो वो क्या तो फ्रिक्शनल होगी या तो स्ट्रक्चरल होगी। पर मतलब क्या है सर ये तो बताएं आप स्टूडेंट्स। फ्रिक्शनल का मतलब है, फ्रिक्शनल का मतलब है चेंज इन जॉब्स। आप एक नौकरी से छोड़ के दूसरे नौकरी में जा रहे हो, तो कभी कभी होता है ना ज्वाइनिंग डेट 20 दिन बाद का है, तो उस 20 दिन आप अनएम्प्लॉयड हो। फ्रिक्शनल फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। और स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, इसलिए जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही बदल रहा होता है तब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सर नहीं समझे। मेरा एक फ्रेंड है नीलेश, ठीक है ना, मेरा एक फ्रेंड है नीलेश। वो ना बेसिकली, समझिएगा बात को, मेरा जो फ्रेंड है नीलेश, वो ना बेसिकली एक वीएफएक्स एडिटर है। वीएफएक्स मतलब अच्छी अच्छी मूवीज में उसका नाम भी आया हुआ है ना। मतलब जो अपने इफेक्ट्स देखते हैं ना वो करता है। पहले रेड चिलीज में था, फिर वो नेटफ्लिक्स में गया यही डिजाइनिंग में। अब ये है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको टेम्पररीली एआई सीखना पड़ा, क्योंकि जो काम वीएफएक्स एडिटर लोग 10-10 घंटा लेके करते थे, एआई उसको 1 मिनट में जनरेट कर देता है। तो अब इन लोग को क्या सीखना पड़ा, एआई के साथ काम कैसे करें। इसकी इंडस्ट्री में बहुतों का नौकरी गया। अब वो लोग एआई सीख रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो जैसे ये तो आ गया तुरंत, ही वॉज ऑलरेडी रेडी विद दैट। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी का ढांचा ही बदल रहा है तो आपका जॉब जाएगा ही जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या। एक और एग्जांपल देता रहा हूं। मान लीजिए इंडिया के सड़क बेटर हो गए और इंडिया में कैब्स का दाम कम हो गया, ड्राइवरलेस कैब्स आ गए, रोड अच्छा हो गया, तो आप जो है ड्राइवरलेस कैब ऑपरेट करवा सकते हो आराम से, कोई बहुत हाईफाई बात नहीं किया। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्ट्रक्चर ही बदल गया इकोनॉमी का। तो जो लोग कैब चला के पैसा अर्न करते थे खत्म हो गए वो तो। हाँ या ना। तो यही चीज है। आगे बढ़ता हूं। प्राइसेस एंड कॉस्ट्स ऑल्सो टेंड टू राइज फास्टर। मैं बोला ना एक्सपेंशन मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं एक्चुअली। गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऑकर, डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। हर चीज का डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। अमेरिका ऑफ द 1920s, 1920 के दशक का, 1920s के अमेरिका का आपको मैं बता दूं एक्सपेंशन फेज चल रहा था। जो काम कर रहे हो, जो पैसा मार्केट में लगा रहे हो, वो पैसा का वैल्यू बढ़ रहा है, हर बिजनेस अच्छा कर रही है। 1990 से 2000 अमेरिका में ना जो कंप्यूटर तब नया आया था, इंटरनेट तब नया आया था, कंप्यूटर नहीं इंटरनेट तब नया आया था। तो जो कंपनीज इंटरनेट पर है या इंटरनेट का बिजनेस में है उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता था। अभी जैसे एआई के साथ हो रहा है, आप अपना कोई भी कंपनी स्टार्ट करो एआई का नाम से, आपका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एआई है। क्यों? क्योंकि एआई है। There is altogether increasing prosperity and people enjoy higher standard of living due to high level of consumer spending, business confidence, production, factor incomes, profits and investments. The growth rate eventually slows down and reaches its peak. अमेरिका में भी यही हुआ। आपको पता है 1920s तक आते आते 1928 तक अमेरिका पीक पे पहुंच गया था, और फिर 1929 के बाद धड़ाक रिसेशन आ गया। ग्रोथ कैन नेवर ऑकर इंडेफिनिटली फॉर फ्यूचर। एक मोमेंट पे आप पीक पड़ेगा और पीक के बाद आप गिरेगा, ये तय है, मतलब तय है। हाँ, इट इज नॉट यूनिफॉर्म कि हर लास्ट टाइम जो है डिप्रेशन का फेज 3 साल था। इट इज नॉट यूनिफॉर्म दैट वे। ये हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल में नीचे में, पर याद रखिएगा। समझ गए? एक्सपेंशन समझ में आ गया। अब जो जो चीज एक्सपेंशन में हो रहा था वो लोग अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया है, इसी को बोलते हैं पीक। इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम अचीव हो चुका है, इंप्लॉयमेंट लेवल्स मैक्सिमम हो चुका है, सब कुछ अपना टॉप हो चुका है। ये देखो आ जाओ।
पीक रेफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल, यही तो बोला आपको मैं. In the later stages of expansion, inputs are difficult to find as they are short of their demand, and therefore input prices increase. And therefore input prices increase. Output prices also rise rapidly. Output prices also rise rapidly, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners. तो जिनका फिक्स्ड इनकम का अर्निंग होता है उनके ऊपर चाप पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है. जिनका फिक्स्ड इनकम अर्निंग है उनके ऊपर चाप पड़ता है. आउटपुट प्राइसेस आल्सो राइज लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग. मतलब फिक्स्ड इनकम अर्नर फंसा क्यों? क्योंकि उनका सैलरी तो नहीं बढ़ा पर चीजें महंगी हो गई, तो उनके लिए तो एक हर्ट करने वाला ही बात है ना. राइट सर. कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, ड्यूरेबल गुड्स एटसेट्रा. एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स. एक्चुअल डिमांड कम हो जाता है. एक्चुअल डिमांड कम हो जाता है. This is the end of expansion, and it occurs when economic growth has reached a point where it will stabilize for a short time and then move in the reverse direction. ये रहा, where it will stabilize for a short time. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक टाइम के लिए रुक गया. अच्छा, माइंड यू, पीक को और ट्रफ को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं. एग्जाम में एमसीक्यू आया हुआ है पीवाईक्यू में. पीक और ट्रफ लिख लो. पीक एंड ट्रफ आर बोथ कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स. क्यों बोलते हैं मेरे को नहीं लगता है, मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई अगेन टू एक्सप्लेन. क्या है ये टर्निंग पॉइंट्स और क्यों है ये टर्निंग पॉइंट्स? क्योंकि इसके पहले, पिक के पहले आप देखिए, टर्निंग पॉइंट इसलिए, पिक के पहले आप नीचे थे, पिक के बाद आप नीचे हो. टर्निंग पॉइंट. कॉन्ट्रैक्ट ट्रफ में भी आप गिर रहे थे, अब आप उठ रहे हो, टर्निंग पॉइंट आ गया आपका लाइफ का. यही है. एक्सपेंशन हो गया और पीक हो गया. क्या पढ़े हैं इन शॉर्ट? एक्सपेंशन में बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, चीजों का दाम बढ़ रहा है. पीक में ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए हैं. एक्सपेंशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा वो दो ही टाइप का देखा जाएगा. कौन सा दो टाइप का? फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल. ये दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा. इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि जिसको काम करने का मन है उसको नौकरी मिलेगा. सर सही है सर. वी हैव अंडरस्टूड दिस. फिर आया कॉन्ट्रैक्शन. ये क्या हो गया कॉन्ट्रैक्शन? अब यहां इकोनॉमी गिरेगा. अब इकोनॉमी गिरना शुरू कर दी है. द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली. अच्छा समय हमेशा नहीं चलेगा. एज मेंशन्ड अबव, वंस पीक इज रीच्ड, इंक्रीज इन डिमांड इज halted and start decreasing in certain sectors. अब क्या होगा? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट लेवल सब गिरता है. सब गिर रहा है. Producers do not instantaneously recognize the pulse of economy and continue anticipating higher level of demand, and therefore maintain their existing level of investment and production. देखो क्या लिखा है. Producers do not instantaneously recognize the pulse of economy and continue higher level of demand and therefore maintain their existing level. मतलब समझा कॉन्ट्रैक्शन कितना खतरनाक है? क्योंकि सब अच्छा देख रहा था वो लोग, तो जब आप कंटिन्यूसली अच्छा देखो तो आप आगे भी सोचते हो अच्छा ही होने वाला है. पर अब आप किस स्टेज में घुस चुके हैं? कॉन्ट्रैक्शन में. तो अब सेल्स तो हो गया कम, पर इन्वेस्टमेंट अभी तक कम नहीं हुआ है. अब देखो नुकसान होगा. द कंसिक्वेंस इज डिस्क्रिपेंसी और मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. तो अब होगा क्या? फैक्ट्री में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड इतना रहा नहीं. इनिशियली दिस हैपेंस ओनली इन फ्यू सेक्टर्स एंड एट स्लो पेस बट रैपिडली स्प्रेड्स टू ऑल सेक्टर्स. शुरुआत में ये कुछ ही सेक्टरों में देखा जाता था, अब ये हर जगह स्प्रेड हो जाता है. Producers, being aware of the fact that they have indulged in excessive investment and overproduction, respond by holding back future investment plans
cancellation and stoppage of orders for equipment and all types of inputs including labor. अब प्रोड्यूसर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? अब तो वो लोग समझ गया कि फैक्ट्री में माल पड़ा है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड उतना है नहीं। अब वो लोग क्या करेगा? जो हो गया वो तो चेंज नहीं कर सकता। फ्यूचर में स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट रोक देगा, कम लोगों को काम देगा, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कम करेगा, बोलेगा पहले ये माल बिकेगा तभी हम आगे काम लेंगे, और तब तक नहीं करेंगे। They respond by holding back future investment plans, cancellation and stoppage of order for equipments। अभी बोला कोई इक्विपमेंट ऑर्डर किए थे, कैंसिल हो जाता है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग लेबर। ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। मैं क्या बोलूंगा, इन विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल डू वी सी कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ इक्विपमेंट्स? तो आपको पता है, इंस्टीट्यूट ने लिख रखा है किस फेज में, कॉन्ट्रैक्शन फेज में। लिख लो यहाँ पे एमसीक्यू, बेहद इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड यार? अंडरस्टूड और नॉट यार? राइट सर। This in turn generates a chain of reactions in the input markets, and producers of capital goods and raw materials in turn respond by cancelling and curtailing their orders. This in turn marks the beginning of recession। क्यों? ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, माल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, नुकसान हो गया आप लोगों का। समझ आया? दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन। जब डिमांड ही कम है इनपुट्स का, तो इनपुट का दाम भी गिरेगा। इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि अब वेज पे लोग रख ही नहीं रहे। हम जब मेरा माल ही नहीं बिक रहा तो हम क्यों रखेंगे? सैलरी कम हो रहा है। Producers lower their prices in order to dispose of their inventories and for meeting their financial obligations. Consumers in their turn expect further decreases in prices and postpone their purchase। कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि और प्राइस गिरेगा, तो कंज्यूमर लोग और बदमाश, बोलता रुक जा अभी दाम गिरा रहा है सेलर, और गिराएगा, रोक दे भी। तो कंज्यूमर्स जाने अनजाने में और इकोनॉमी को रिसेशन में ढकेल देते हैं। दिस प्रोसेस गैदर स्पीड एंड रिसेशन बिकम सीवियर। और जब रिसेशन सीवियर हो जाए तब आप किधर घुस गए हो? ट्रफ एंड डिप्रेशन में। क्लियर है? फाइनल क्या है बोलो? ट्रफ एंड डिप्रेशन। अब ये ट्रफ और डिप्रेशन क्या है? क्या ये ट्रफ और डिप्रेशन? भैया ये है सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। डिप्रेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, मतलब खतरनाक रिसेशन, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सट्रीमली स्लगिश का मतलब स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पे ज्यादा परचेज सेल नहीं हो रहे हैं। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। ग्रोथ रेट क्या हो जाता है? नेगेटिव। एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली। एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली। नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है? कम होते चला जाता है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, प्राइसेस आर एट देयर लोएस्ट एंड डिक्लाइन रैपिडली, फोर्सिंग फर्म्स टू शट डाउन सेवरल प्रोडक्शन फैसिलिटीज। बहुत सारा प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद करना पड़ता है क्योंकि डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विस कम हो चुका है। Since companies are unable to sustain their workforce,
देयर इज माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट विच लीव्स द कंज्यूमर विथ वेरी लिटिल डिस्पोजेबल इनकम। पहले कंज्यूमर डिले कर रहे थे, अब कंज्यूमर्स का ही नौकरी जा रहा है। अ टिपिकल फीचर, ए देखो एमसीक्यू एमसीक्यू, अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो क्या होगा ना, रिसेशन और डिप्रेशन में बात एक ही हो रहा है, नौकरी जा रहा है, स्टॉक अनसोल्ड है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहा है, वो सब सेम है। पर डिप्रेशन में एक नया बात क्या आया निकल के, फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल्स डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी इंक्रीजेस। सर नहीं समझे क्यों? क्यों समझे नहीं आप लोग? आज हम बैंक में पैसा क्यों रखता है, समझो। बैंक आज मेरे को 7% 6% इंटरेस्ट दे रहा है। इधर सुनो, अब अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट 2% हो जाए, मतलब समझ रहा है, हम अपने पास पैसा रखे तो 100 का 100 रहेगा, बैंक के पास रखे तो 100 का 102 हो गया। क्या बहुत ज्यादा करोड़पति बन गए क्या हम बैंक के पास पैसा रखे? तो फिर हम क्यों रखे बैंक के पास पैसा? यही तो लिखा है, पीपल्स डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी, यानी कैश लोग ज्यादा रखेंगे, फिर बैंक में पैसा कम रखेंगे। अच्छा, आप लोग को अब एक जवाब आना चाहिए, पर सर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो लोन सस्ता हो गया है, तो अब तो प्रोड्यूसर लोग को लोन लेकर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोड्यूसर लोग, तुम लोग भूल गया, कॉन्ट्रैक्शन फेज देखा है, खराब टाइम देखा है, और अभी भी वो लोग खराब टाइम में। जो आदमी खराब टाइम देखते आ रहा है और खराब टाइम ही देख रहा है, वो आगे भी क्या एक्सपेक्ट करेगा? खराब टाइम। उसका कॉन्फिडेंस इतना खराब हो चुका है कि लोअर इंटरेस्ट रेट मार्केट में भी वो लोन नहीं उठाएगा। देख लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट्स the demand for credit declines because investors confidence has fallen. Clear है? Often it also happens that the availability of credit also falls due to possible banking or financial crisis. क्या बोला बोलो? Often it also happens that the availability of credit also falls due to possible banking or financial crisis. क्या बोला बोलो? Availability of credit also falls due to possible banking or financial crisis. ड्यू टू बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों? बैंक भी तो फंस गया, कोई बैंक से लोन ही नहीं लेके जा रहा है, और जो कंज्यूमर्स है वो अपना पैसा वापस मांग रहा है। बैंक पैसा कैसे कमाता है? कंज्यूमर का पैसा रखता है और प्रोड्यूसर्स को देता है लोन पे। प्रोड्यूसर्स लोन के लिए लेने को राजी नहीं है और कंज्यूमर्स अपना पैसा वापस मांग रहा है। इंडस्ट्रीज स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी, वो हम लोग पहले भी देखे। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज एंड लिक्विडेशन रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। एट द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन all economic activities touch the bottom and the phase of trough is reached. ये रहा, at the depth of depression it is a very agonizing period causing lots of distress for all. Great depression is still cited. ग्रेट डिप्रेशन का कहानी मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो तो? ग्रेट डिप्रेशन का कहानी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर हम लोग। एक्चुअली ये कहानी में ऐसा नहीं है कि मेरे को सुनाने का शौक हुआ। अगर आप लोग एक दो पेज बाद देखोगे तो यहाँ पर है कहानी, है इसलिए बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा, क्योंकि बात आया है तो फिर बात पूरा कर दिया जाए, है ना? हाँ सर, हुआ क्या था मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया 1920s अमेरिका के लिए गोल्डन पीरियड था। मतलब जो बिजनेस कर रहा है सब प्रॉफिटेबल, आप जिस स्टॉक में पैसा डाल दो वो प्रॉफिटेबल। सुन रहे हो? आप जिस स्टॉक में पैसा डाल दो वो प्रॉफिटेबल। अब एक बात बताओ, लोग क्या किए पता है? बैंक से पैसा निकालते और मार्केट में डालते। ऋत्विक को नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, ऋत्विक पैसा डाले समझ आता है। रुद्राक्ष को नॉलेज नहीं है, पर रुद्राक्ष देखा कि ऋत्विक प्रॉफिट किया मार्केट में डाल के, हम भी डालेंगे। ठीक। अब जब बहुत लोग शेयर खरीदते हैं तो शेयर का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। अब उदाहरण के तौर पर, कहां गया मेरा रुमाल? ये रहा मेरा रुमाल।
ये रुमाल है, इसका कायदे का दाम 100 रुपया है। क्यों? इसमें 50 रुपया का मटेरियल यूज हुआ है, 30-40 रुपया प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है, 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, खत्म, 100 रुपया का रुमाल रेडी। मैं फायदे में तब हूं एज एन इन्वेस्टर जब ये 100 रुपए का रुमाल को मैं 100 में खरीदूं या 100 से कम में खरीदूं, क्योंकि ये मेरे को 100 रुपए का फायदा देगा। लोग ऐसी कंपनीज का शेयर 5-5 रुपया में, बोल रहा हूं कि आप समझ सकें, ऐसी कंपनी का शेयर 5-5 हजार रुपया में खरीदे जिसका शेयर का कीमत होना 50 रुपया ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सब अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा चलते रहेगा। लोग मार्केट से पैसा निकाल निकाल के डाल दिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, ग्रोथ हमेशा फॉरएवर, ग्रोथ हमेशा फॉरएवर नहीं हो सकता। ग्रोथ अगर हमेशा फॉरएवर नहीं हो सकता है तो इकोनॉमी में क्या आ गया? डिक्लाइन आ गया। इकोनॉमी में क्या आ गया? बोलिए, डिक्लाइन आ गया। क्यों? स्टॉक मार्केट का वैल्यू गिरने लगा, लोगों का पैसा खत्म होने लगा, क्योंकि बैंक में तो रखे ही नहीं थे। इसको बोलते हैं मार्केट क्रैश, डिप्रेशन, क्रैश्ड लाइक एनीथिंग। यही है स्टोरी ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। बस एक बात याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा, while British economist John Maynard Keynes regarded lower aggregate expenditure in the economy to the cause of decline in income and employment, monetarists opined that Great Depression was caused by the banking crisis and low money supply, कि बैंक के पास कम पैसा था इसलिए आया है। जबकि जॉन मेनार्ड केन्स ने क्या बोला? लो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अरे लोगों के पास पैसा ही नहीं था ना खर्चा करने के लिए। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने क्या बोला कि डिप्रेशन किस लिए आया है? ड्यू टू लो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और बाकी लोग क्या बोले? ड्यू टू बैंकिंग क्राइसिस एंड लो मनी सप्लाई। याद रखना है एमसीक्यू के लिए इतना बात ही। और आपको मैं बता दूं, ग्रेट डिप्रेशन का दुनिया पर इंपैक्ट, अमेरिका को हिट किया। ग्लोबल जीडीपी मतलब दुनिया का इनकम 15% से गिर गया फ्रॉम 1929 से 1932। 15% से गिर गया, सोचिए आप लोग। रिकवरी कब स्टार्ट हुआ ये याद रखिएगा। द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिगेन रिकवरिंग इन 1933। डू नॉट फॉरगेट दिस एमसीक्यू। खैर खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट फेज में आ गए हैं। नेक्स्ट फेज का नाम क्या है बोलो? रिकवरी फेज। नेक्स्ट फेज का नाम क्या है? रिकवरी फेज। रिकवरी फेज कुछ नहीं है, फिर एक्सपेंशन फेज है। फिर एक्सपेंशन होने लग गया और कुछ नहीं है। The economy cannot continue to contract endlessly. It reaches the lowest level of economic activity called trough and then starts recovering. Trough generally lasts for some time and marks the end of pessimism. मतलब जो लोगों का नेगेटिव सोच था, पेसिमिज्म की मार्केट और गिरेगा, अब वो खत्म होता है और ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग शुरू होता है कि थिंग्स विल गेट बेटर, जो 2022-23 में कोविड के बाद हुआ था। A time comes when business confidence takes off and gets better. Consequently फिर वही जो एक्सपेंशन में था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगा, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं रिपीट नहीं करूंगा, सेम बात। दिस इज ऑल्सो, ये देखो ये देखो, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपेंशन। एमसीक्यू पीवाईक्यू पूछ रहे थे ना, पीवाईक्यू में क्या आया? ये आया है। अंडरस्टूड है? राइट सर। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, नंबर 1 लीडिंग इंडिकेटर्स, नंबर 2 लैगिंग इंडिकेटर्स, नंबर 3 कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है सर? शेषी ये क्या है?
इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब, मैं आपसे बात कर रहा था एक्सपेंशन, पीक और ये सब का, तो इकोनॉमी में ये सब है, ये सब हो रहा है, उसको क्या ऐसा देखें कि पता लग जाए अभी इकोनॉमी एक्सपेंशन देख रहा है या देखने वाला है या देख चुका है। लीडिंग इंडिकेटर्स, ये वो इंडिकेटर्स है कि इकोनॉमी में अभी एक्सपेंशन शुरू नहीं हुआ है, पर अगर आप ये चीजों देखो तो आपको लग जाएगा अंदाजा कि एक्सपेंशन आने वाला है या कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। इकोनॉमी अभी उस स्टेज को एंटर नहीं किया है, पर इन चीजों में बदलाव पहले ही आने लगता है। उदाहरण के तौर पे तेज बारिश आने वाली है, बारिश आई नहीं है, तेज बारिश आने वाली है, उसके पहले बादल मंडराने लगते हैं। बादल है लीडिंग इंडिकेटर, बादल है लीडिंग इंडिकेटर। वैसे इकोनॉमी एक्सपेंशन में या कॉन्ट्रैक्शन में एंटर नहीं किया है, करने वाला है, पर कुछ चीजों में बदलाव होने लगता है। उन बदलावों को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग इंडिकेटर। चलिए बारिश के एग्जांपल से समझते हैं। बारिश के एग्जांपल से, बादल आ गए, बादल आ गए, बारिश नहीं आई है, पर ये अंदेशा है कि बारिश आने वाली है, उसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। बारिश हो रही है, आपको दिख रहा है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आपको दिख रहा है, ये हो गया कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। ये रहा कॉन्करेंट, कि कुछ चीजों में बदलाव होता है और वो बदलाव दिख रहा होता है, तो वो है कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। कि जब इकोनॉमी में बदलाव हो रहा है, जब बारिश हो रही है तो पानी दिख रहा है, वो हो गया कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, कि इकोनॉमी इस फेज में है, इसको देख के ही पता लग रहा है। और एक चीज समझिए, आप निकले, आप लोग क्लास कर रहे हो अभी, आप लोग निकले और आप लोग देखे रास्ता में पानी है, बादल नहीं है, सूरज है, सूरज है या एकदम ठीक ठाक है, बादल तो नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा, पर पूरे सड़क पे पानी ही पानी है। आप लोग क्या बोलोगे? बारिश हुआ था। लैगिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं कुछ बदलाव आने वाला है। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स बदलाव होने के साथ साथ बदल रहे होते हैं, और लैगिंग इंडिकेटर्स बदलाव हो जाने के बाद बदलते हैं, बदलाव हो जाने के बाद बदलते हैं। तो अगर आपको प्रेडिक्शन करना है, आप लीडिंग इंडिकेटर देखोगे, और अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो आप लैगिंग इंडिकेटर देखोगे। चलिए आइए बात करते हैं। A leading indicator is a measurable economic factor, is a measurable economic factor that changes before the economy starts, is a measurable economic factor that changes before the economy starts। इकोनॉमी कुछ बदलाव दिखाए उसके पहले ये लोग बदलाव दिखने लगते हैं। that changes before the economy starts to follow a particular pattern or trend। मैंने आपको यही पढ़ाया क्या? हाँ, कि इकोनॉमी में कोई ट्रेंड आए उससे पहले ही ये बदलने लगते हैं। In other words, those variables that change before the real output changes are called leading indicators. Leading indicators often change prior to large economic adjustments। मतलब इकोनॉमी उस स्टेज में नहीं एंटर किया, पर ये इंडिकेटर्स इंडिकेट कर देते कि एंटर करने वाला है। सर एग्जांपल, चेंज इन स्टॉक प्राइस। अब आप समझो, रिलायंस का प्राइस बढ़ रहा है, टाटा का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब कुछ तो अच्छा इन दोनों कंपनियों के साथ होने वाला है। तो अगर हम लोग के बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होने वाला है। चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स। आप लोग डेटा पढ़ रहे हो कंपनियों का और देख रहे हो कंपनीज प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही है, मतलब इकोनॉमी का अच्छा फेज शुरू होने वाला है। Indices such as housing, interest rate and prices are seen as precursors of upturns or downturns। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब लोन का डिमांड बहुत ज्यादा है, पैसा कम है मार्केट में, तो लोन महंगा हो रहा है, मतलब अभी मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। कभी भी देखो इंटरेस्ट रेट बहुत हो रहा है, बहुत बढ़ते जा रहा है, मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग लोन दे रहे हैं,
बहुत सारे लोग लोन्स ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए तो ले रहे हैं। सिमिलरली वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपको ऑर्डर, आपको न्यूज आता है कि इंडिया जो है बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद रहा है विदेशों से, कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब प्रोडक्शन होने वाला है। लीडिंग इंडिकेटर्स दो वाइडली यूज्ड टू प्रेडिक्ट, मैंने आपको बोला था ये लोग प्रेडिक्शन के काम आते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स दो वाइडली यूज्ड टू प्रेडिक्ट चेंजेस इन द इकोनॉमी आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। Even experts disagree on the timing of these so-called leading indicators. It may be weeks or months after a stock market crash before the economy begins to show signs of receding. Nevertheless, it may never happen. मतलब ये कोई confirmatory बात नहीं है, ये सब जो मैंने आपको बताया ये कोई confirmatory बात नहीं है कि ये होगा ही होगा, शायद कुछ ना भी हो। याद रखिएगा पीवाईक्यू में ये आया हुआ है कि चेंज इन स्टॉक प्राइसेस इज इन विच इंडिकेटर, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। तो याद रखिए लीडिंग। हाउसिंग परमिट्स लीडिंग इंडिकेटर। न्यू ऑर्डर्स जो पीवाईक्यू में आया था, इफ माय मेमोरी परमिट्स करेक्ट है, तो ये परमिट्स फॉर न्यू हाउसेस वाला और न्यू ऑर्डर्स वाला आया था एग्जाम में। आई एम फॉरगेटिंग किस अटेम्प्ट में, बट दैट्स व्हाई आई सेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। कोई भी इस पैराग्राफ को छोड़ा तो वो एक नंबर छोड़ दिया। आ गया लीडिंग से, आ गया लीडिंग से लैगिंग पे, लीडिंग से लैगिंग पे। बच्चे, लैगिंग इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, लैगिंग इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस and changes in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred। मतलब कुछ हो चुका, अब रास्ते में पानी दिखेगा। ये लोग रास्ते में पानी है, बारिश तो हो चुका। In other words, variables that change after the real output changes are called lagging indicators, है ना? देखो, इफ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल, लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म। मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या आज? मैंने बोला अगर आपको कंफर्म करना है कि इकोनॉमी में कोई बदलाव आया है, कंफर्म करने के लिए आप क्या देखेगा? लैगिंग। आने वाला है, प्रेडिक्ट करना है तो लीडिंग इंडिकेटर्स देखेगा। क्या मैं पढ़ा पा रहा हूं? बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। आप लोग को ये चैप्टर ज्यादा मजा आ रहा होगा समझने में, क्योंकि इसमें बहुत सारा इकोनॉमी से कनेक्टेड बात है। स्मॉल डिमांड सप्लाई वाला बात नहीं है जो आप लोग 11-12 में रिपीटेड पढ़ा है मेजोरिटी लोग, इसलिए वो आ रहा है। हम तो उतना ही अच्छा पढ़ा रहे हैं उधर भी और इधर भी। क्लियर है? चलिए पॉइंट पर आते हैं। लैगिंग इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ मेजर्स दैट चेंज आफ्टर एन इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ फ्लक्चुएशन। सुनो, एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है मतलब इकोनॉमी अच्छा किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी में जो गया खराब समय गया, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ रहा है मतलब बिजनेसेस लास्ट ईयर अच्छा हुआ, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स घट रहा है मतलब बिजनेसेस खराब हुआ। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड लेंडिंग एक्टिविटीज, ये जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और जो मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर जैसे इंटरेस्ट रेट यहां भी था और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहां भी था, सिमिलरली आप देखो कंज्यूमर इंडेक्स यहां पे भी था और इंटरेस्ट रेट यहां पर भी था, ये रहा। सर ये तो आप कंफ्यूज करने वाला बात कर दिया। अब एग्जाम में आ गया इंटरेस्ट रेट और कंज्यूमर इंडेक्स, देखो कैसे ढूंढ के निकाला हूं। इंटरेस्ट रेट और कंज्यूमर इंडेक्स अगर पूछ लिया, सर आप तो कंफ्यूज कर दिया, हम कौन सा मार्क करके आए, तो इंस्टीट्यूट भी कोई पागल नहीं है, आप लोग को समझ में आना पड़ेगा। क्या तो बोथ का ऑप्शन देगा, तो बोथ का दे दिया तो काम खत्म, और अगर नहीं दिया तो फिर आप जो भी मार्क करो फुल मार्क से मिलने वाले, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो दोनों में दिया है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है आपको दोनों में असेस असेस करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर। क्या है कोइंसिडेंट इंडिकेटर? चलिए पढ़िए। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, सुनिएगा एवरीवन।
Coincident economic indicators, also called concurrent indicators. Coincident economic indicators, also called concurrent indicators, coincide or occur simultaneously with business cycle movements. ये लोग चेंज होता है with what? Business cycle movements. ये लोग बदलता है किसके साथ बदलता है? Business cycle movements के साथ. Since they coincide fairly closely with changes in cycle of economic activity, they describe the current state of business cycle. ये लोग अभी जो चल रहा है वो बताते हैं. In other words, these indicators give information about the rate of change of expansion or contraction more or less at the same point of time. उस मोमेंट पे क्या हो रहा है? जैसे इस मोमेंट पे जीडीपी बढ़ रही है कंट्री की, तो मतलब इस मोमेंट पे कंट्री अच्छा कर रही है. इस मोमेंट पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रहा है, पर्सनल इनकम, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड सच ए स्टॉक मार्केट प्राइसेस. ये देखो स्टॉक मार्केट यहां भी है, लीडिंग में भी था. तो दे विल गिव यू सच ऑप्शंस, चिंता नहीं करिएगा आप लोग. ये कुछ कहानियां हैं, ग्रेट डिप्रेशन की थी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट, इसकी भी कहानी सुन लो, रीड कर लेना. कहानी क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट की ये 1990 से 2000 में आया. हुआ क्या ना, उस समय कोई भी कंपनी के नाम के आगे अगर डॉट कॉम लगा रहता ना, सब समझ गए थे कि इंटरनेट इज द फ्यूचर. जैसे आज समझ गए हैं एआई इज द फ्यूचर. पर अब हजारों इंटरनेट की कंपनीज थी जिसके नाम के आगे डॉट कॉम था. आप मानोगे नहीं, अगर आपके नाम के आगे खाली डॉट कॉम है ना, आपको $1 बिलियन का वैल्यूएशन मिल जाता, चाहे आपका काम इंटरनेट पे है भी नहीं. ऐसा क्रेजीनेस था इन्वेस्टर्स के बीच में. उस समय अगर 1000 कंपनियों ने इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए ना, 998 डूब गई, 2 ही सक्सेसफुल रही. बबल का मतलब होता है कोई कंपनी वैल्यूएशन डिजर्व करती है 1 करोड़ का, उसका वैल्यूएशन इन्वेस्टरों ने कर दिया 1000 करोड़ और उसमें 1000 करोड़ डाल दिया, वो कंपनी ही 1 करोड़ का डिजर्व करती है. तो 999 करोड़ तो बबल बस्ट हो गया. यही हुआ था 1990 से 2000. अभी यही चीज आप देखो एआई में होगा, एआई बबल आएगा अगला 5-10 साल में. हर कंपनी अपने नाम के आगे, एआई जानती हो नहीं जानती हो, नाम के आगे एआई लगा देगी, वैल्यूएशन उठा लेगी और बाद में पता लगेगा कुछ भी नहीं था, खाली गुब्बारा था. बबल में क्या होता है? खाली होता है बबल, खाली निकलेगा. प्रेडिक्ट कर दिया, बता दिया मैं आपको. आज देखो ना, आ भी रहे हैं. चैट जीपीटी यहां से आ गया, यहां से क्लॉड आ गया, वहां से जेमिनाई आ गया. चलिए चैट जीपीटी तो ओपन एआई का है, बड़ी कंपनी है. जेमिनाई गूगल का है, बड़ी कंपनी है. डिपसिक में भी चलो चाइना का बैकिंग है. पर आजकल हर कोई, हर ही चीज एआई, आप कुछ भी सर्च कीजिए एआई आ जाता है. तो क्या आपको लग रहा है ये सारे जेन्युइन और उतना वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं क्या? काम के होंगे पर वैल्यूएशन उतना नहीं होना चाहिए, पर इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं ना पैसा भर भर के. यही था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट. जब इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने 1 करोड़ वर्थ की चीज पर 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए, तब होता है बबल बर्स्ट. फिर ये है लेमन ब्रदर्स क्राइसिस बिजनेस साइकिल 2008-9. इसकी भी कहानी सुन लीजिए. इतना डिटेल में इंस्टीट्यूट थोड़ी पूछेगा, आप थ्योरी पेपर के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हैं. इसमें क्या हुआ था ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में? आज मान लीजिए मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए गया. मैंने जब बैंक के पास लोन के लिए अप्रोच किया ना, तो बैंक ने मेरे को बोला मालिक ऐसा है, लोन दे देंगे आपको, ले जाइए, कागज दिखाइए, कुछ मॉर्गेज दीजिए, तभी तो हम आपको लोन देगा. मैं ऐसे कैसे लोन देगा? कुछ गारंटी दीजिए, आप अपना इनकम दिखाइए, आपका कहां से इनकम आता है, आप कैसे चुकाइएगा मेरा पैसा. ठीक है, जेन्युइन बात है. अमेरिका में उस समय इतने घर बन गए थे, अमेरिकन बैंक्स ये सब चेक ही नहीं कर रहे थे, हर किसी को लोन दे रहे थे. जो 2-3 लोन का पैसा बाकी है जिसका, उसको भी लोन दे दे रहे थे. इसको बोलते हैं सब प्राइम मॉर्गेजेस, सब प्राइम लेंडिंग. यहां पे होगा वो वर्ड, देखिएगा, खैर रहेगा, कोई बात नहीं है. बैंक्स लोन दे दे रहे हैं, है क्या? ऐ तो सब प्राइम हाउस होल्ड्स, जिनका कुछ चेक नहीं हुआ है, बस लोन दे दिया गया उनको. अब क्या हुआ? लोन तो रिपे होने नहीं वाला है और हाउस का वैल्यू बहुत हाई है. बस्ट, बैंक्स का पैसा गया.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। यहां से क्वेश्चन नहीं आया हो, मैं तो किसी अटेम्प्ट में नहीं देखा, मेरे को याद भी नहीं है कोई अटेम्प्ट। मतलब अब आप लोग ये जो कितने 8 पॉइंट जो पढ़ने वाले हो, समझ लो आपका 2 नंबर या 1 नंबर पक्का होने वाला है अगले 10 मिनटों में। 8 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लिख लो, श्योर शॉर्ट, एस एस श्योर शॉर्ट आएगा, ये देना ही पड़ेगा उसको। क्या देगा पता है? 4 फीचर लिख देगा, उसमें से एक गलत बात कर देगा और बोलेगा विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट, या 3 इनकरेक्ट बात कर देगा, एक करेक्ट बोल देगा, विच ऑफ देम इज करेक्ट। चलो आ जाओ। पहला, business cycles occur periodically, although they do not exhibit the same regularity. The duration of these cycles vary, intensity of fluctuation also varies. हमने बता दिया था। अगर मान लीजिए हमारी इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंशन 5 साल देखी और फिर डिप्रेशन या रिसेशन 2 साल देखी, तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जब एक्सपेंशन आए तो वो 5 ही साल लास्ट करेगा। ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। क्या पता अब जब दोबारा डिप्रेशन आए तो जितना कोविड में इंपैक्ट किया था उतना इंपैक्ट ना करे, क्या पता। आगे, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ दिस phases seldom मतलब never display smoothness. The length of each phase is also not definite. मतलब इसमें ये लोग बोल रहे हैं, एक बात ये तो पक्का है ही नहीं कि एक्सपेंशन 5 साल का 5 साल रहेगा, प्लस ये भी नहीं पक्का है कि एक्सपेंशन के 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्शन आया था, तब तक पीक पे ही थे, ये बात भी तय नहीं है। मतलब कोई स्टेज कितना लास्ट करेगा वो भी नहीं पता, और एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में स्विच करने में कितना समय लगेगा वो भी कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। आएगा चारों स्टेज, कितने समय बाद ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। आगे, business cycles generally originate in free market economies. They are pervasive as well. Disturbances in one or more sectors get transmitted to other sectors. बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट किया तो सर्विस सेक्टर ये नहीं सोचेगा मेरा क्या जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट किया तो तुमको भी हर्ट करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हायर तो सर्विस को ही करता है। तो समथिंग इंपैक्टिंग वन सेक्टर विल ट्रांसेंड टू ऑल दी सेक्टर्स। एग्रीकल्चरल खराब हुआ तो बाकी सेक्टर सोचेंगे हाँ हाँ मेरा कुछ नहीं हुआ, नहीं भाई तुम भी फंसोगे। हाँ, अब ये पीवाई क्यू पीवाई क्यू इधर आ जाओ। ये सारे पीवाई क्यूज में आए हुए हैं एक्चुअली। ये वाला आया था मई 26 में। Although all sectors are adversely affected by business cycle, सम सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स बिजनेस साइकिल से अफेक्ट होते हैं, पर सम सेक्टर जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर मोर देन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। मतलब इनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो ये लोग सेंसिटिव ज्यादा होंगे, इनके ऊपर असर बहुत जोर का होता है। मोर ओवर कंपेयर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। तो मतलब किसको किसको ज्यादा इंपैक्ट होता है? मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मैन्युफैक्चरिंग और, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आगे, बिजनेस साइकिल्स आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। इसका मतलब है 2008 में जो क्राइसिस आया था, 2020 में जो क्राइसिस आया था, सबका कॉजेज और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है, आप टैली नहीं कर सकते। They are caused by varying factors. Therefore, it is difficult to make an accurate prediction before their occurrence. कि आप बोले कि हम ये साइकिल आने ही नहीं देगा खराब टाइम, हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेगा, तो सर हर बार सेम रीजन से नहीं आता है कि आप एक बार पैटर्न पकड़ लिए तो आप उसी तरीके से सम को सॉल्व कर दोगे। नो, इट डज नॉट वर्क दैट वे। आगे, repercussions of business cycles get simultaneously felt on nearly all economic variables. आउटपुट पे भी असर दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी, इन्वेस्टमेंट पे भी, कंजम्पशन पे भी, इंटरेस्ट पे भी, और आउटपुट लेवल्स पे भी, प्राइस लेवल्स पे भी। मतलब बिजनेस साइकिल का कोई भी फेज हो,
सब में इन चीजों पर असर दिखेगा, आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल एटसेट्रा, कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। मैंने आपको क्या बोला, 1930s में ये आया, अमेरिका में डिप्रेशन आया, क्या वो अमेरिका तक ही सिचुएटेड था कि पूरी वर्ल्ड में फैल गया? पूरे वर्ल्ड में फैल गया, क्योंकि आज इंटरडिपेंडेंस है। कंटेजियस मतलब हर जगह स्प्रेड होगा। ईरान इजराइल का वॉर की वजह से खाली इनको अफेक्ट हुआ कि पूरा दुनिया को तेल का दाम बेसी देना पड़ा, पूरा दुनिया को तेल का दाम बेसी देना पड़ा। They begin in one country and mostly spread to other countries through trade relations. And finally, they have serious consequences on the well-being of the society. लोगों का लाइफस्टाइल पर जोरदार इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट्स, आज मैं इसे यहीं वाइंड अप करूंगा, होमवर्क दूंगा यहां तक पढ़ने का। नेक्स्ट डे वी विल वाइंड दिस चैप्टर अप along with MCQs। ज्यादा कुछ बचा नहीं है। See you all in the next class. Goodbye everyone.